मैं लेकर आई हूँ आपकी आर्थिक सर्वेक्षण की चौथी क्लास मतलब फोर्थ क्लास। आज हम देखेंगे अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित हम बातें करेंगे। तो इसी क्रम में हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई दर की बातें करेंगे वर्ष 2024 के अनुसार। राष्ट्र बनाम राज्य की बात करें, हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण देख रहे हैं, इसलिए हमारा राज्य भी छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे हम सबसे पहले संयुक्त रूप से मुद्रास्फीति पर एक नजर डालते हैं। यदि हम संयुक्त रूप से देखें तो भारत की मुद्रास्फीति दर 5.48% है, वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 8.39% है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ में महंगाई भारत की तुलना में अधिक है। वहीं अगर हम इस मुद्रास्फीति को हम संयुक्त रूप में ना देखकर ग्रामीण और शहरी में देखें तो हमें क्या ज्ञात होता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर 5.48% है, वहीं नगरीय क्षेत्र में 4.83% है। और वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 9.65% है, वहीं अगर नगरीय क्षेत्र की बात करें तो मुद्रास्फीति दर 6.35% है। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, यहाँ यह देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ की मुद्रास्फीति दर चाहे वह संयुक्त रूप से बात करें या ग्रामीण या नगरीय स्तर पर बात करें, यह भारत की तुलना में अधिक है। अर्थात भारत में छत्तीसगढ़ में महंगाई जो है वो भारत की तुलना में अधिक है। लेकिन यहाँ बात यह उठता है कि यह मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मतलब उपभोक्ता को ध्यान में रखकर और उत्पादक मूल्य सूचकांक अर्थात उत्पादक को ध्यान में रखकर की जाती है। तो मुझे यहाँ क्या देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ का संयुक्त रूप से मुद्रास्फीति दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। आइए अब आगे बात करते हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसकी गणना कैसे की जाती है। तो अब हम समझते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवंबर 2024 की स्थिति को। तो अगर हम भारत में बात करें तो संयुक्त रूप से 196.5 देखने को मिला है, वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो संयुक्त रूप से 192.3 देखने को मिला है। यदि हम इसे ग्रामीण और नगरीय स्तर पर बांटकर देखें तो भारत में 199.4 और नगरीय स्तर पर 195.1 देखने को मिला है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 193.2 और नगरीय स्तर पर 187.6% देखने को मिला है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अधिक महत्वपूर्ण होता है मुद्रास्फीति दर, इसलिए उसे याद रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए अब हम समझते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को। सबसे पहले समझे सार्वजनिक वितरण प्रणाली होती क्या है। भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब होता है पीडीएस। भारत सरकार ने यह एक व्यवस्था लागू की है जिसका उद्देश्य जो है वो गरीब या अत्यंत ही जो निर्धन लोग हैं या जरूरतमंद है उनको गेहूं, धान, मिट्टी का तेल, चीनी जैसे जरूरतमंद जो चीजें हैं वो उन तक के निशुल्क या सस्ते दर पर पहुंचाना है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने यह व्यवस्था लागू की है। अपितु यह केवल भारत ने नहीं, छत्तीसगढ़ ने भी लागू की है। तो आइए अब इस पर एक नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 लाया। यह 5 जुलाई 2013 को लागू किया। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया। तो मुझे यहाँ क्या देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ में भले ही महंगाई अधिक हो, लेकिन छत्तीसगढ़ ने क्या किया, अपनी जरूरतमंद लोगों को खाद्य सही समय पर पहुंचाने के लिए पहले ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया भारत की तुलना में। तो क्या स्पष्ट हुआ कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। यदि हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और राज्य खाद्य सुरक्षा के तहत अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को राशन कार्ड कितना मिला हुआ है, कितने लोगों को मिला है, यह देखें तो हमें ज्ञात होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत 55.38 लाख अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त राशन कार्ड धारक है। वहीं राज्य खाद्य सुरक्षा के तहत 70.53 लाख अंत्योदय प्राथमिकता प्राप्त राशन कार्ड धारक परिवार है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि भारत की तुलना में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में राशन कार्ड धारक परिवार अधिक है। आइए अब एक नजर उचित मूल्य की दुकानों पर देखें।
अक्टूबर 2024 की स्थिति में यदि मैं बात करूं तो उचित मूल्य की दुकानें 13,879 है, जिसमें से ग्रामीण स्तर पर 11,994 है, वहीं शहरी स्तर पर 1,885 है। यदि मैं बात करूं तो सर्वाधिक रायपुर में उचित मूल्य की दुकानें हैं और न्यूनतम नारायणपुर में देखने को मिलती है। यदि एक नजर डालें कि इन उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किनके द्वारा किया जा रहा है तो ज्ञात होता है सहकारी समितियों द्वारा 4,638 मतलब 4,638 उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा 3,699 उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। वहीं महिला एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा 5,426 उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। वहीं वन सुरक्षा समितियों द्वारा 99 उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। वहीं नगरीय निकाय द्वारा 17 उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। तो मुझे इससे क्या ज्ञात होता है कि महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा सबसे अधिक उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जा रहा है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अग्रणी कदम है। यह आंकड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हें इस दृष्टि से याद रखिए कि सबसे अधिक कौन चला रहा है। आगे हम एक बात करें तो पीडीएस प्रदाय केंद्र की संख्या 127 है। आगे देखें तो सार्वभौमिक पीडीएस का क्रियान्वयन अगर हम देखें, अच्छा सबसे पहले हम समझते हैं सार्वभौमिक पीडीएस होता क्या है। ऐसी पीडीएस संस्था जो केवल किसी एक विशिष्ट निकाय के लिए ना होकर, एक विशिष्ट समुदाय के लिए ना होकर सभी के लिए अगर उपलब्ध होती है तो उसे सार्वभौमिक कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से हुई है। इसका उद्देश्य बीपीएल और एपीएल परिवारों को राशन कार्ड जारी करते हुए खाद्यान्न सुनिश्चित करना है। यहाँ पे एपीएल परिवार से तात्पर्य आय करदाता और गैर आय करदाता होता है। एपीएल और बीपीएल परिवार का मतलब एक निश्चित गरीबी रेखा बनाई जाती है, उसके नीचे आने वाले परिवार को बीपीएल कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में जो राशन कार्ड जारी किए जाते हैं वो सार्वभौमिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किए जाते हैं। यदि हम इसकी ऑनलाइन व्यवस्था के बारे में बात करें तो हमें ज्ञात होता है कि 2007 में पीडीएस का कंप्यूटरीकरण करना शुरू हुआ। वहीं 2008 में खाद्यान्न का ऑनलाइन आवंटन और कॉल सेंटर का संचालन भी शुरू हुआ। जब हम 24-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े पर आते हैं तो हमें क्या ज्ञात होता है कि 24-25 में 13,767 उचित मूल्य की दुकानों से एंड्रॉयड आधारित टैबलेट के माध्यम से खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है। वहीं अगर वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो अक्टूबर 2024 तक 13,879 दुकानें से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत ई पास मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। अब बात ये आती है कि वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है। यह एक ऐसी योजना है जो कोविड के समय लाया गया है, जिसका उद्देश्य ऐसा व्यक्ति जो राशन कार्ड धारक है उसे उसके राज्य में तो राशन कार्ड मिलेगा, यदि वह उस समय अपने राज्य में ना होकर दूसरे राज्य में प्रस्थान किया है तो उसे उस राज्य में भी खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लाया गया है ताकि जो पात्रता प्राप्त या फिर निर्धन व्यक्ति है उन्हें खाद्यान्न मिलती रहे। आगे हम देखते हैं पीडीएस प्रणाली कॉल सेंटर की जो बातें उठी है, इसका संचालन कब से हो रहा है तो जनवरी 2008 में इसे लाया गया है। इसका उद्देश्य पीडीएस प्रणाली में पारदर्शिता लाना और जनभागीदारी बढ़ाना है। आगे चलते हैं। हम यहाँ काफी लंबे समय से राशन कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो सवाल यह उठता है क्या सभी को एक प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं? तो नहीं। दिसंबर 2024 की स्थिति में देखें तो प्राथमिकता प्राप्त राशन कार्ड को हरा रंग का राशन कार्ड दिया जाता है और इनके लाभार्थी की संख्या अगर लाखों में देखें तो 55.38 है। वहीं अंत्योदय राशन कार्ड धारक को नारंगी रंग का दिया जाता है जिनकी संख्या 15.15 है। वहीं एकल निराश्रित को भूरा या स्लेटी रंग का दिया जाता है जिनकी संख्या 0.33 है।
और अगर निःशक्त जन की बात करें तो इन्हें नीला रंग का प्रदान किया जाता है, जिनकी संख्या 0.17 है। और अगर सामान्य परिवार राशन कार्ड धारक की बात करें तो पीला रंग है और इनकी संख्या 8.58 है। याद रहे, ये सारे आंकड़े लाख में दिए हुए हैं। यदि आज वर्तमान में कुल प्रचित राशन कार्ड की बात करें तो 79.61 है। याद रहे, एक महत्वपूर्ण बात है, वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राज्य शासन के निर्णय अनुसार अंत्योदय, एकल निराश्रित, निःशक्त जन राशन कार्डों पर निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 2028 तक के किया जा रहा है। मतलब इनको अभी 2028 तक के निःशुल्क दिया जा रहा है खाद्यान्न। याद रहे, यहाँ पे सामान्य राशन कार्ड धारक शामिल नहीं है। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, खाद्यान्न की पात्रता एवं दरों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो अंत्योदय राशन कार्ड को चावल, चना और नमक दिया जा रहा है। चावल 35 किलो मासिक प्रति माह दिया जा रहा है और यह 1 रुपए पर केजी के दर से दिया जा रहा है। वही चना 2 किलो उपलब्ध कराया जा रहा है 5 रुपए प्रति केजी के दर से। वही नमक अनुसूचित क्षेत्र में 2 केजी और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 केजी और निःशुल्क दिया जा रहा है। याद रहे, ये प्रति माह के आंकड़े हैं। यदि हम प्राथमिकता प्राप्त राशन कार्ड धारक की बात करें तो यहाँ चावल 1 सदस्य 10 केजी दिया जा रहा है, 2 सदस्य 20 केजी दिया जा रहा है और अगर 3 से 5 सदस्य है तो 35 केजी दिया जा रहा है। वहीं 5 से अधिक सदस्य है तो 7 केजी पर सदस्य दिया जा रहा है। कहने का मतलब अगर 3 से 5 सदस्य है तो उन्हें 35 केजी तो दिया जाएगा। जैसे 3 सदस्य है तो 35 केजी तो दिया ही जाएगा और प्लस 2 एक्स्ट्रा सदस्य है तो 1 सदस्य के लिए 7 केजी एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 2 सदस्य के लिए 7 केजी एक्स्ट्रा दिया जाएगा। टोटल 5 सदस्य को ये मिलेंगे, ठीक है। और ये 1 रुपए प्रति केजी के दर से दिया जा रहा है। वहीं हम चना की बात करें तो 2 केजी दिया जा रहा है, जो कि 5 रुपए प्रति केजी के दर से दिया जा रहा है। अगर नमक की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र में 2 केजी और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 केजी और इसे निःशुल्क दिया जा रहा है। यदि हम निराश्रित निःशक्त जन की बात करते हैं तो निराश्रित में हमको देखने को मिलता है चावल 10 केजी निःशुल्क दिया जा रहा है और निःशक्त जन को चावल 10 केजी निःशुल्क दिया जा रहा है। वहीं सामान्य परिवार राशन कार्ड धारक की बात करें तो चावल 1 सदस्य 10 केजी, 2 सदस्य 20 केजी, 3 से 5 सदस्य 35 केजी और ये 10 रुपए प्रति केजी के दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ पे भी 2028 तक के निःशुल्क देने का प्रावधान है, जिसमें सामान्य परिवार राशन कार्ड धारक शामिल नहीं है। यदि हम चना की बात करें तो चना के लिए पात्रता की अगर हम बात करते हैं तो केवल अनुसूचित क्षेत्र और माड़ा क्षेत्र में अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त राशन कार्ड को दिया जा रहा है। वही शक्कर की बात करें तो ये अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त राशन कार्ड को अगर दिया जा रहा है जिसमें मात्रा 1 केजी प्रति माह है और किस दर से उपलब्ध कराई जा रही है तो 70 रुपए पर केजी की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। वही गुड़ बस्तर संभाग के सभी राशन कार्ड धारकों को उपलब्ध कराई जा रही है जो 2 केजी पर माह है और यह 70 रुपए प्रति केजी के दर से उपलब्ध कराई जा रही है। यदि केरोसिन की बात करें तो केवल अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त राशन कार्ड धारक को उपलब्ध कराई जा रही है। यदि हम इन खाद्यान्न सामग्रियों का जो आवंटन हुआ है 2024-25 में उसे घटते से बढ़ते क्रम में देखें तो हमें ज्ञात होता है चना सबसे कम लोगों को उपलब्ध कराई गई है, वहीं उसके बाद में शक्कर, फिर नमक, फिर चावल आता है। अगर हम MSP अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो इसकी सिफारिश कृषि उपज एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है और जारीकर्ता जो है वो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है। यदि हम बात करें कि कितने खाद्यान्न पर MSP दी जा रही है तो वर्तमान में 23 है, जिसमें रबी और खरीफ फसल दोनों की बात करें तो अनाज 7 प्रकार के हैं, दलहन 5 प्रकार के हैं, तिलहन 7 प्रकार के हैं और व्यापारिक फसलें 4 प्रकार के हैं। आइए अब आगे देखें। यदि खाद्यान्न और मक्का खरीदी 2024-25 पर नजर डालें तो क्या ज्ञात होता है। खरीदी संस्था जो छत्तीसगढ़ में है
वो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ है, जिसे मार्कफेड के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर खरीदी समय की बात करें तो 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक रही है। याद रहे, यह आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के हैं। अभी जो 15 नवंबर 2025 से जो आपका खरीदी समय स्टार्ट हुआ है, वह आप करंट अफेयर में देखेंगे। आगे अगर हम एमएसपी की बात करें तो सामान्य धान पर 2300 रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। वहीं ग्रेड ए पर बात करें तो 2320 रुपए केंद्र सरकार दिया जाता है। लेकिन हमें तो पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार 3100 रुपए प्रति दर से देती है। तो यह कैसे हुआ? तो यह ऐसे हुआ, मान लो सामान्य ग्रेड पर अगर केंद्र सरकार 2300 रुपए देती है तो बचे पैसे जो हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार उपलब्ध कराती है। अर्थात 800 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार अपनी तरफ से देती है। इस प्रकार एक कृषक को 3100 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाता है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार 3100 रुपए प्रति दर से धान खरीदती है। यदि हम अधिकतम सीमा की बात करें तो 31 क्विंटल प्रति एकड़ ही धान एक कृषक बेच सकता है। यदि खरीदी लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य रखा गया था 160 लाख मीट्रिक टन, लेकिन जो वास्तव में खरीदा गया वो 149.25 लाख मीट्रिक टन रहा है, जिसमें सर्वाधिक धान खरीदी महासमुंद से हुई है और न्यूनतम मोहला मानपुर से हुआ है। यह आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। यदि हम खरीफ फसल एमएसपी वितरण वर्ष 2024-25 में देखें तो हमें यह ज्ञात होता है कि खरीफ फसल पर क्या-क्या एमएसपी किस खरीफ फसल पर कहां कितना एमएसपी दिया गया है। तो अभी हमने देखा कि धान जो सामान्य ग्रेड का है उस पर 2300 रुपए दिया गया है। वहीं जो धान ग्रेड ए का है उसमें 2300 रुपए दिया गया है। लेकिन हम उड़द की बात करें तो यहाँ पे 7400 रुपए दिया गया है। मूंगफली की बात करें तो 6783 रुपए दिया गया है। आगे अगर हम ज्वार की बात करें जो हाइब्रिड किस्म का है उस पे 3371 रुपए दिया गया है। वहीं ज्वार जो मालदंडी ग्रेड का है उसमें 3421 रुपए दिया गया है। बाजरा पर 2625 रुपए, रागी पर 4290 रुपए, वहीं मक्का पर 2225 रुपए, तुअर जिसे हम अरहर कहते हैं 7550 रुपए और मूंग पर 8682 रुपए दिया गया है। सूरजमुखी के बीज पर 7280 रुपए, सोयाबीन पर 4892 रुपए, तिल पर 9267 रुपए और नाइजर सीड पर 8770 रुपए। कपास जहाँ पे मध्यम रेशा होता है वहां पे 7121 रुपए और कपास लंबा रेशा वाले पर 7521 रुपए। याद रखें, ये भी आंकड़े इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा की दृष्टि से इन्हें याद रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए हैं। आगे हम देखते हैं रबी फसल पर किस फसल पर एमएसपी दिया गया है और ये सभी आंकड़े 24-25 के अनुसार है। तो गेहूं पर 2425, वहीं जौ पर 1980 और चना पर 5650। मसूर की बात करें तो 6700 रुपए, सरसों की बात करें तो 5950 रुपए और कुसुम्भ की बात करें जो कि सूरजमुखी 5980 रुपए दिया गया है। अपनी वाणी को विराम देने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहती हूँ। पहला, चावल उत्सव फरवरी 2007 से मनाया जा रहा है। उसके बाद से जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि धान खरीदी का जो कंप्यूटरीकरण किया गया है वो 2007-08 से किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो किसानों को जो बेचा गया धान है वो ऑनलाइन हो सके और इसके साथ ही उनको जो पैसे हैं वो समय पर पहुंच सके, इसके लिए यह योजना लाई गई है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।